बच्चों, आज हम सभी चांद से उतरकर, यह एक कहानी है जो नीरजा माधव लेखिका के द्वारा लिखा गया है। इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी में पेड़ पौधों की हमारे जीवन में उपयोगिता एवं महत्व के बारे में बताया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए, है ना। पर्यावरण में प्रदूषण होने से कितने नुकसान हो सकते हैं। तो कहानी हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इस कहानी के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिलती है। उसे जंगल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। काले काले घने डरावने दिन के प्रकाश में यह कालिमा थोड़ी सी हरितिमा में परिवर्तित हो जाती, हरे रंग में। बस शेष सब कुछ वैसा ही डरावना और भयानक। गोमती नदी के इस पार तट पर बसा उसका छोटा सा गांव, और गांव में सबसे किनारे वाला घर, जिसके दरवाजे का मुंह ठीक उत्तर दिशा में खुलता, जहां से दिखाई पड़ती मंथर मंथर धीरे धीरे बहती गोमती नदी और उसके दूसरे किनारे को आच्छादित मतलब ढका हुआ किए विशाल घना जंगल। बरसात में बाढ़ आ जाने पर यही गोमती हरहराती सी वेगवती हो उठती, मतलब तेज गति से चलती, और दोनों किनारों के छोटे छोटे वृक्षों के तने आकंठ पानी में डूब जाते। आकंठ का मतलब गले तक। बस ऊपर की डालियां और हरे हरे पत्ते भींगे भींगे से दिखाई देते। और तब ज्ञानेंद्र को पूरा गांव घूमकर पीछे वाली सड़क से होकर अपने विद्यालय जाना पड़ता। ज्ञानेंद्र का विद्यालय नदी के दूसरे किनारे पर चंदवक बाजार से थोड़ा पहले ही था। इस पार से देखने पर प्रतीत होता मानो वह विद्यालय भी उस पार के जंगल में है। लेकिन ऐसा नहीं था। विद्यालय जंगल के पश्चिमी छोर और गोमती नदी के पुल के ऊपर से होकर जाती सड़क के बिल्कुल किनारे था। इसी पुल पर से होकर ज्ञानेंद्र प्रतिदिन अपने विद्यालय जाता था। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता था, आप लोगों की तरह ही। जाड़े के दिन में अक्सर शाम होते ही कोहरा छा जाता था। जाड़े के दिनों में कोहरा छा जाता है ना, तो पूरी नदी से भाप जैसा एक धुंध सा उठता, वायु में एक धूल की तरह दिखाई देता है ना। तब ज्ञानेंद्र को धुंध के उस पार का जंगल और रहस्यमय लगने लगता। डर के कारण वह शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। उसने पुस्तकों में पढ़ रखा था कि जंगल में तरह तरह के भयानक जानवर रहते हैं। कभी कभी उसके गांव के मित्र भी आपस में बातचीत करते हुए बताते कि जंगल में भूत प्रेत भी रहते हैं, जो मनुष्यों को विभिन्न तरह से परेशान करते हैं। ज्ञानेंद्र अपनी माँ से पूछता तो माँ हंस पड़ती, पगले, उन दोस्तों से पूछो, कभी देखा है भूत? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। लेकिन अम्मा, रवि कह रहा था कि उनके पैर पीछे मुड़े होते हैं, मुंह से आग का गोला। आप लोग भी डरते हैं क्या बच्चों? नहीं ना, आप लोग बहादुर बच्चे हैं, ये सब बिल्कुल भूत प्रेत नहीं होता। तो ज्ञानेंद्र की माँ बीच में ही बात काटकर माँ हंस पड़ी थी। जा, तेरे बाबा 80 बरस के हैं, उनसे पूछ कि क्या आज तक उन्होंने भूत देखा है। बाबा और पिताजी से इनकार में उत्तर मिलने पर भी ज्ञानेंद्र का जो डर था वह समाप्त नहीं हुआ था। भय का मतलब डर। जंगल के प्रति उसकी धारणा वैसी ही थी। उसका भय दूर करने के लिए एक बार पिताजी उसे जंगल के बीचों बीच वाले रास्ते से लेकर बाजार भी गए थे। रास्ते भर ज्ञानेंद्र उनकी उंगली कसकर पकड़े रहा और डरी डरी नजरों से चारों ओर देखता जा रहा था। जंगल से निकलकर खेतों की मेड़ों पर पहुंचकर उसकी जान में जान आई थी। जैसे ही वह जंगल से निकला तभी उसके जान में जान आई। वह डर रहा था क्योंकि अगर जंगल में उसको कुछ दिखाई दे दिया तो दिमाग में उसको इस तरह बना हुआ था, क्योंकि उसके दोस्त भी उसे डराए थे। देख लिया ना आज अंकल, कहीं कोई भूत मिला? देख लिया ना आज जंगल, कहीं कोई भूत मिला? लेकिन रवि तो कहता है कि रातों को पेड़ों पर से कूदते हैं भूत। नहीं, यह सब झूठ है। लेकिन जंगली जानवर? ज्ञानेंद्र ने पूछा। जंगली जानवर होते तो हैं, पर उनका होना आवश्यक भी है बेटा। क्यों पिताजी? ईश्वर ने सबको बनाया है। ज्ञानेंद्र पूछा, क्यों पिताजी? तो वह बोलते हैं, ईश्वर ने सबको बनाया है, उन्हें भी बनाया है, इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाना यानी ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करना है। हस्तक्षेप का मतलब
दूसरे के काम में हाथ डालना। हस्तक्षेप का मतलब। पिताजी ने ज्ञानेंद्र को समझाया, क्या जंगल भी ईश्वर ने ही बनाया? हाँ, उसे ईश्वर कहो या प्रकृति। यह सब ज्ञानेंद्र पूछ रहा था कि क्या जंगल भी ईश्वर ने ही बनाया? तो वो बोलते हैं कि हाँ, उसे ईश्वर कहो या प्रकृति। उसके पिताजी बताते हैं, लेकिन पेड़ पौधे तो मनुष्य लगाता है, ईश्वर कहीं दिखाई नहीं देता। ज्ञानेंद्र पूछने लगा, क्योंकि वह जो देखा था कि पेड़ पौधे तो मनुष्य ही लगाते हैं, ईश्वर तो कहीं नहीं दिखाई देता कि वही लगा रहा है। ज्ञानेंद्र के तर्क से थोड़ी देर के लिए उसके पिताजी अचकचा गए थे, लेकिन अगले ही क्षण उन्होंने उत्तर दिया, हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर ही निवास करता है बेटा, और वही ईश्वर सभी अच्छे कार्य करवाता है उससे। पेड़ भी लगवाता है, और जो पेड़ काटता है या उखाड़ता है। फिर से ज्ञानेंद्र पूछा कि अगर जो पेड़ काटता है या उखाड़ता है। ज्ञानेंद्र ने सशंकित दृष्टि से, संदेह की दृष्टि से पिताजी की ओर देखा था। उसकी आशंका से अनजान पिताजी ने उसे बताया था, उसे ही असुर या राक्षस कहेंगे ना? जरा सोचो। उसके पिताजी कहे कि उसे ही असुर या राक्षस कहेंगे ना? जरा सोचो, पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, कितने वृक्षों की पत्तियां और टहनियां दवा बनाने के काम आती हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो सांस हम लेते हैं उसके लिए ऑक्सीजन भी तो यही पेड़ पौधे देते हैं ना? इसके बदले में वे हमसे क्या लेते हैं? कुछ नहीं ना, बस हम उन्हें जमीन में लगा देते हैं और कुछ दिनों तक खाद पानी से सेवा कर देते हैं। ज्ञानेंद्र सोच में पड़ गया था। आज तक पिताजी और बाबा ने जितने भी पौधे घर के पिछवाड़े और सामने की खाली जमीन में लगाए, उन सबको वह चुपके से जाकर जड़ से हिला देता था। जड़ें हिल जाने पर कुछ ही दिन में वह पौधा मुरझा जाता। पिताजी और बाबा को ज्ञानेंद्र पर शक भी न होता। उन्हें लगता थाले के नीचे कंकरीली जमीन आ गई होगी या खाद की मात्रा अधिक हो गई होगी। अभी पिछले महीने ही पिताजी बनारस जाकर आम्रपाली और पीले गुलमोहर के कई पौधे नर्सरी से ले आए थे। इस बार माँ के हाथों से पौधे लगवाए गए थे ताकि शायद उनके हाथ से लग जाए, परंतु सारे पौधे 3-4 दिन में ही सूख गए। ज्ञानेंद्र के अलावा कोई इस भेद को नहीं जानता था कि पौधे क्यों सूखते हैं। ज्ञानेंद्र को जंगल अच्छे नहीं लगते थे। ढेर सारे पेड़ ही धीरे धीरे जंगल का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसके घर के आसपास भी जंगल उगे। पिताजी की बात से वह सोच में पड़ गया था। क्या वह भी असुर है? एक राक्षस, पेड़ों को उखाड़ने वाला, उनको नष्ट करने वाला? ज्ञानेंद्र सोच में पड़ गया था। उस दिन कक्षा में मास्टर साहब हमारा पर्यावरण पाठ पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने भी बताया था कि जंगलों की कटाई से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ना बच्चों? जंगलों की कटाई से हमारा पर्यावरण क्या होता है? प्रदूषित होता है। धरती का तापक्रम बढ़ रहा है, जिससे उत्तरी ध्रुव की बर्फ जो है पिघलने और उससे धरती पर जल से प्रलय होने का खतरा बढ़ रहा है। समय से बरसात नहीं हो रही है। भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं का संकट बढ़ रहा है। पेड़ों के काटने से ऑक्सीजन की कमी और तमाम विषैली गैसों से ओजोन परत में छेद और जल प्रदूषण की समस्याएं मनुष्य के लिए अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर रही हैं। ज्ञानेंद्र चिंतित हो उठा। क्या केवल एक पेड़ के न रहने से इतनी समस्याएं? उसने पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखा। जंगल जो है अब भी वैसा ही लग रहा था, रहस्यमय और भयानक। पिताजी के साथ वह शाम को घर लौटा तो भी उसके मस्तिष्क में उथल पुथल मची हुई थी। खाना खाकर रात में माँ को पकड़कर आंगन में सोया तो आकाश में पूर्णिमा का चांद छिटपुट बादलों के बीच से हंस रहा था। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा कितना बड़ा दिखाई देता है ना? तो वह बाहर सोया था। माँ से कहानी सुनते सुनते न जाने कब उसे नींद आ गई। बच्चों, आप भी अपनी मम्मी से कहानी सुनते हैं? तो बच्चों, मम्मी से, दादा दादी से कहानी सुनना चाहिए। उनकी कहानी से हमें शिक्षा भी मिलती है, जिस तरह से ज्ञानेंद्र सुन रहा था। तो वह स्वप्न में कहाँ गया जानते हो? चांद पर जा पहुंचा था। दूर दूर तक फैला सफेद सन्नाटा, ऊबड़ खाबड़ कंकरीली धरती पर वह चलता जा रहा था। कहाँ था? चांद पर था। चांद पर पेड़ पौधे तो है नहीं, तो वहीं का वह देख रहा था कि वहाँ पर क्या था? ऊबड़ खाबड़ कंकरीली धरती था। वहीं वह चलता जा रहा था, बिल्कुल अकेला। कहीं कोई नहीं। गर्मी से उसका बुरा हाल था।
दफ्ती के टुकड़े से वह पंखा झल रहा था। दफ्ती मतलब जानते हैं, जो आपकी कॉपी होती है ना, उसका फ्रंट पेज जो वो होता है ना, कूट जिसको कहते हैं आप, दफ्ती भी उसे कहते हैं, उसी से वह पंखा झल रहा था, लेकिन हवा नहीं निकल रही थी। उसने मुंह से फूंककर अपने सीने पर हवा करना चाहा तो सांस उखड़ने लगी, सांस उसकी फूलने लगी। फूंक बाहर नहीं आ रही थी, गला सूखने लगा, शायद प्यास लग रही थी। चारों तरफ निगाह दौड़ाई पानी की खोज में। एक पतली सी नाली जैसी कोई चीज़ दिखाई दी। वहाँ हाँफता हुआ वहाँ पहुँचा तो याद आया कि यह तो अपने घर के गंदे पानी को बाहर निकालने वाली पतली नाली की तरह है। वह परेशान हो उठा, कैसे पिए इसका पानी? फिर कितना कम पानी इसमें बह रहा है। अंजुरी में भरते ही तलहटी का बालू और कंकड़ आ जाता है हाथ में। एक बूढ़ा आदमी आया था सामने, सफ़ेद लंबी दाढ़ी, सफ़ेद ढीला ढाला कुर्ता धोती पहने। उसने उसे समझाया, पी लो बेटा, पानी पी लो, यही यहाँ की नदी है। वह आश्चर्य से उस पतली नाली नुमा नदी को देखता रहा। यह तो अपने यहाँ की उस नाद नदी से भी बहुत पतली है, जो बनारस जाते समय रास्ते में पड़ती है। बूढ़ा उसके मन की बात जान गया था। बोला, तुम ठीक सोच रहे हो बेटा, एक दिन तुम्हारी धरती का भी यही हाल होगा। यहाँ भी पहले पेड़ पौधे थे, नदियाँ तालाब थे, हरियाली थी, जीवन था, पर पेड़ों के नष्ट होते ही सब समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, बस रेगिस्तान, गर्मी, घुटन। ज्ञानेंद्र चौंक कर जाग उठा था। देखा तो सवेरा हो चुका था। उसने दरवाजे से बाहर आकर सामने नदी के उस पार देखा। हरे भरे पेड़ सूरज की सुनहरी किरणों में डूबे खड़े थे। गोमती की लहरें हवा के संग मानो नर्तन कर रही थी। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उसने एक संतोष भरी सांस ली थी। यह नदी, यह जंगल, यह अथाह जल, सब कुछ अपना है। वह आत्मविश्वास से भर उठा। उसने बाल्टी उठाई और नदी की ओर चल पड़ा। आज वह पिताजी द्वारा कल लगाए गए मौलसरी और नीम के पौधों को नदी के जल से स्वयं सींचेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो नीरजा माधव जी हैं, वह क्या बताती हैं कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। नहीं तो अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमारे धरती पर से पानी और जो है शुद्ध ऑक्सीजन, यह सब हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें अपने पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने हैं। तभी हमारा पर्यावरण जो है प्रदूषण से बचेगा और हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, बाढ़ से भी बचेगा, पानी भी शुद्ध रहेगा, है ना बच्चों? तो हमें अपने पर्यावरण का ध्यान देना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, है ना? तो आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी होगी और इससे हम सभी को शिक्षा ग्रहण करना है और हमें भी अपने पर्यावरण का ख्याल रखना है। धन्यवाद।